आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज आपसे मैं चर्चा करूंगा, अगर आप किसी ज़मीन जायदाद के मामले में स्टे लेने जा रहे हैं तो आपको किस बात का ध्यान रखना चाहिए। साथ में ही आपसे मैं एक हाई कोर्ट का इम्पोर्टेंट जजमेंट शेयर कर रहा हूं और आपको कहानी के माध्यम से बताऊंगा कि किस प्रकार से किन गलतियों की वजह से हो सकता है आपको स्टे ना मिले, या फिर अगर आपको स्टे मिल गया है तो सामने वाली पार्टी अगर अप्रोच करती है हाई कोर्ट में, अपीलेट कोर्ट में, तो वहाँ से आपका स्टे निरस्त हो जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आखिर किन किन बातों का जिक्र करना जरूरी है एप्लीकेशन में, तभी जाके आपको स्टे मिल सकता है। और अगर कोई इसको चैलेंज भी करता है हाई कोर्ट में तो भी जो निचली अदालत का जो निर्णय है, जो जजमेंट है, जो स्टे है, वो यथावत रहेगा। तो साथियों, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जब हम स्टे लेने जाते हैं तो हमें एप्लीकेशन के साथ में एफिडेविट फाइल करना होता है, मतलब शपथ पत्र फाइल करना होता है। शपथ पत्र पर लिखी हुई सारी बातें ही कोर्ट स्वीकार करती है, और अगर हमने उसमें कुछ बातें नहीं बताई हैं तो उस कंडीशन में हो सकता है कि कोर्ट जो फैसला है वो हमारे खिलाफ ले ले और हमें स्टे ना दे। तो आपको मैं एक एक करके कुछ 3-4 पॉइंट हैं, आप उसे बारीकी से समझिएगा और पालन करिएगा अपने केस में भी, ताकि आपको भी स्टे आसानी से मिल सके। इन पॉइंट के माध्यम से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आखिर कौन कौन सी बातों का जिक्र करना हमारे एफिडेविट में ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है, नॉर्मली हम काफ़ी सारी बातें जानते हैं कि ये बात ऐसी, ये जो कहानी है ऐसी है, इसकी वजह से हमको ये प्रभाव पड़ेगा, इस कानून के खिलाफ है। लेकिन जब हम लिखने जाते हैं तो कई बार हमें ऐसा लगता है ये तो अंडरस्टूड है, ये सामान्य बात है, कोर्ट स्वीकार कर लेगी, कोर्ट समझ लेगी। लेकिन यही गलती हम करते हैं। ये गलती आपको नहीं करना है कि कोर्ट खुद समझ लेगी, कोर्ट खुद जान जाएगी, कोर्ट खुद ढूंढ लेगी कि आखिर विवाद क्या है, या फिर यूँ कहा जाए कि हमारे पक्ष में क्या बातें हैं। आपके पक्ष में जो भी बातें हैं आपको वन बाय वन उसको एक्सप्लेन करते हुए लिखना होगा। भले ही वो आपको लगे सामान्य बात है, या फिर आपको ऐसा महसूस हो कि नहीं ये कोई लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आपके फ़ायदे में है, कानून के खिलाफ है, स्टे के लिए जो शर्तें बताई गई हैं, या फिर यूँ कहें कि जो कानून है, जो जजमेंट है, उनमें जो बातें बताई गई उनका पालन करना जरूरी है, तो आपको उन सब चीज़ों का जिक्र करना अपने स्टे एप्लीकेशन में ज़रूरी है। अब ये 3 पॉइंट आप समझिएगा कि क्या क्या किस प्रकार से आपको जिक्र करना चाहिए। तो साथियों, जो पहला पॉइंट है ये है, इफ देयर इज ए थ्रेट टू द डिस्पोजेशन, डिमोलिशन, एलिनेशन, द थ्रेट शुड बी डिस्क्राइब विथ रीजनेबल क्लैरिटी। अगर मान लीजिए कि आप जिस प्रॉपर्टी के विवाद के लिए आपने केस फाइल किया, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये प्रॉपर्टी जो है अगर आपको स्टे नहीं दिया गया तो इससे आपको कोई खतरा हो सकता है, कोई आपको डिस्पोजेस कर सकता है, या फिर आपको किसी प्रकार से नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो क्या क्या कर सकता है और उसका क्या प्रभाव होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सामने वाली पार्टी क्या कर सकती है और उसका क्या प्रभाव आप पर पड़ेगा, आपके अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो आपको जिक्र करना जरूरी होता है। दूसरा पॉइंट है, if there is a right infringe, the manner of infringement should be spelled out with reasonable clarity. The perceived injury must also be explained. अगर मान लीजिए कि आपके अधिकारों को, आपका जो राइट है उसको कोई इन्फ्रिंज कर रहा है, उसको कोई नुकसान पहुंचा रहा है, तो आपको लिखना बेहद महत्वपूर्ण है। आप उसमें ये भी जिक्र करें कि आखिर आपका अगर कोई अधिकारों को नुकसान पहुंचा रहा है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा आप पर। अब मान लीजिए कि कोई कह रहा है कि भाई आपको कोई यहाँ से हटा सकता है, तो हटाने के बाद आप पे क्या प्रभाव पड़ेगा। हो सकता है कि आप कहें मैं बेघर हो जाऊंगा, हो सकता है कि आप कहें मेरे पास कोई दूसरी प्रॉपर्टी नहीं है, हो सकता है कि आप कहें मैं इस कंडीशन में हूँ कि अगर मुझे यहाँ से बेघर कर दिया तो मेरी जो हालत है बदतर हो जाएगी। तो इस प्रकार से उसका परिणाम क्या होगा, उस जो इंजुरी आपको होने वाली है वो आपको लिखना बेहद जरूरी है। तीसरा पॉइंट आप देखिएगा, इफ the respondent are acting in a manner contrary to law, thus that should be also be described with some amount of certainty. This would also enable the court to test the veracity of the case and to form an opinion. अब मान लीजिए कि जो विपक्षी है वो किसी प्रकार से कानून का उल्लंघन करने जा रहा है, या फिर उसने किसी कानून का उल्लंघन किया है, तो आपको ये भी बातों का जिक्र करना जरूरी है कि आखिर उसने किस प्रकार से, किस कानून का उल्लंघन करते हुए ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से आपको स्टे की ज़रूरत है। तो इस प्रकार से जब आप इन फैक्ट पर लिखेंगे, कई बार हमने देखा है कि आप, या फिर यूँ कहा जाए कि आपके द्वारा जो एप्लीकेशन फाइल किया जाता है, जो ड्राफ्ट किया जाता है, उसमें हम एक केवल सिंपल आरोप लगा देते हैं कि सामने वाली पार्टी परेशान कर रही है, सामने वाली पार्टी यहाँ पे कब्जा कर लेगी,
और इसकी वजह से हमारे अधिकार प्रभावित होंगे। तो ऐसा आपको केवल सिंपल एफिडेविट देने से काम नहीं होगा। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं आपसे केस की भी चर्चा करूंगा, तो साथियों ये जो केस था ये था आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का रिसेंटली का मामला था। ये केस था मुद्रू रामाराव वर्सेस मुद्रू क्रेसर। इसमें एक बेटी और उसकी मां ने एप्लीकेशन फाइल किया था कि उसे स्टे दिया जाए, वो जो प्रॉपर्टी, क्योंकि उसके हस्बैंड की प्रॉपर्टी है उस पर उसका भी राइट है, तो प्रॉपर्टी पे स्टे दिया जाए, प्रॉपर्टी को बेचने से रोका जाए। लेकिन इस मामले में क्या हुआ, इस मामले में जो ट्रायल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट ने स्टे दे दिया कि भाई जो महिला कह रही है वो बिल्कुल सही कह रही है, वो उसकी बेटी नाबालिग बेटी है। लेकिन जब मामले को अपील किया गया हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने क्या किया, इस मामले में जो स्टे था उसको सेट असाइड कर दिया। अब आपको लगेगा कि उस बेचारी बेटी के साथ और महिला के साथ नाइंसाफी हुई, लेकिन इन लोगों ने गलती क्या किया था, इन लोगों ने यही गलती किया था कि लोगों ने कोर्ट को प्रॉपर बताया नहीं कि आखिर इनके अधिकार किस प्रकार से प्रभावित हो रहे हैं। इन्होंने सिंपल एफिडेविट दे दिया कि इन्हें नुकसान हो जाएगा क्योंकि जो प्रॉपर्टी है उनके हस्बैंड का उसमें हिस्सा था, जबकि विपक्षी गढ़ का कहना था कि उनकी सेल्फ अर्निंग प्रॉपर्टी है, वो चाहे तो कहीं बेच सकते हैं उसको, चाहे तो किसी दूसरे व्यक्ति को नाम कर सकते हैं। तो कोर्ट ने जब इस मामले को देखा तो कोर्ट ने कहा कि जो वास्तव में जो बेटी और जो नाबालिग बेटी और महिला ने जो केस फाइल किया है स्टे के लिए, उन्होंने अपने एप्लीकेशन में इन सब बातों का डिटेल में जिक्र नहीं किया कि आखिर उनको किस प्रकार से नुकसान हो सकता है अगर स्टे नहीं दिया, तो किस प्रकार से थ्रेट हो सकती है, किस प्रकार से विपक्षी ने लॉ का उल्लंघन किया है, इन सब बातों का कोई जिक्र ही नहीं था। और आपको पता है कि सिविल केस में अगर आप लिखेंगे नहीं, अगर आप प्लीडिंग नहीं करेंगे तो आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर स्टे के लिए एप्लीकेशन फाइल करने जा रहे हैं तो आप इन बातों का जिक्र उस पर जरूर करेंगे। धन्यवाद।